बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 90 मुलाहिज़ा फरमाएं। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई, लम्हात सदियां बनकर बीत रहे थे। घड़ी की सुइयों की रफ्तार सुस्त हो गई थी, लेकिन हमारे दिलों की धड़कनें खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। 10:35 पर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनकर हम सब ही चौंक गए। मैंने खिड़की का पर्दा सिरकाकर बाहर झांका। वो जीप थी जिसकी बत्तियां बुझी हुई थी और वो पथरीले मैदान में उछलती हुई तेज रफ्तारी से कांटे की तरफ आ रही थी। जरूरी नहीं था कि वो बूमा ही होता, उस जीप में हमारी मौत का सामान भी हो सकता था। मैंने जानकी वगैरह को इशारा किया और हम किसी भी नागहानी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। जीप काटी के सामने रुक गई और बूमा जीप से उतरकर दौड़ता हुआ काटी के बरामदे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजा खोल दिया। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बूमा ने कहा। हम तो तैयार ही थे। सोनिया ने अपने बैग के साथ उफा का बैग भी उठा लिया। मैंने थाई को कंधे पर लादा और तेजी से बाहर आ गया। जीप के पीछे वाली सीटें आमने सामने थी, जिनके दरमियान खाली जगह थी। सोनिया और थाई को आगे ड्राइविंग सीट की पुश्त के करीब उन सीटों पर आमने सामने बिठा दिया गया। सोनिया और जानकी राइफलें संभाले पिछले किनारे पर आमने सामने बैठ गई। बूमा ने स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं साथ वाली सीट पर बैठ गया। बूमा की सब मशीन गन उसकी सीट के करीब रखी हुई थी। जीप हरकत में आकर पथरीले मैदान में एक तरफ दौड़ने लगी। बूमा ने हेडलैम्प्स नहीं जलाए। जीप एक तवील चक्कर काटती हुई अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। ये कोई बाकायदा सड़क नहीं थी, पथरीला रास्ता था जिसके दोनों तरफ पोस्ट के खेत थे। यही सड़क जनरल खोराट के हेडक्वार्टर की तरफ चली गई थी, जो यहाँ से तकरीबन 30 मील आगे था। आसमान पर बादल थे जिससे अंधेरा कुछ और गहरा हो गया। बूमा ने अभी हेडलैम्प्स रोशन नहीं किए थे और जीप उस पथरीले रास्ते पर उछलती हुई जा रही थी। तकरीबन 5 मील का फासला तय करने के बाद बूमा ने जीप की रफ्तार कम कर दी। वो तारीकी में इधर उधर देख रहा था। फिर उसने जीप को दाएं तरफ पोस्ट के खेतों में एक और तंग से रास्ते पर मोड़ दिया। ये रास्ता बदतरीन बुलंदी की तरफ जा रहा था। 50 गज का फासला तय करके उसने जीप रोककर इंजन बंद कर दिया और नीचे उतर आया। उफा और थाई को जीप में ही छोड़ दिया गया। थाई इस वक्त हवास में थी। उन्हें कुछ हदायत देने के बाद हम सड़क की तरफ बढ़ने लगे। सोनी और जानकी हमारे साथ थी। हम चारों ढुलान पर पोजीशन संभाल कर बैठ गए। वो लोग ठीक 11 बजे रवाना होंगे, बूमा ने कहा। चंद मिनट यहाँ तक पहुंचने में लगेंगे। यहाँ से हम उन्हें आसानी से निशाना बना सकेंगे। हमें तकरीबन 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर बाईं तरफ से किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां दिखाई देने लगी। वो दारा लोगों की जीप थी। इंजन की आवाज फजा में चारों तरफ गूंजती हुई महसूस हो रही थी। हमारी नजरें उछलती हुई रोशनियों पर जमी हुई थी और फिर वो जीप जैसे ही हमारे सामने पहुंची, बूमा ने फायर खोल दिया। गोली की तड़तड़ाहट के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। कोई गोली टायर पर लगी थी और टायर एक धमाके से फट गया था। जीप लड़खड़ाती हुई सड़क के दोनों तरफ पोस्ट के खेतों में घुस गई और फिर चंद सेकंड बाद ही जवाबी फायरिंग होने लगी। बूमा से थोड़ी सी गलती हो गई थी। उसने ड्राइवर को निशाना बनाना चाहा था, लेकिन गोलियां जरा नीचे लगी थी। जीप का एक टायर अगरचे ब्रेस्ट हो गया था, मगर मुझे यकीन था कि दारा और उसके साथियों में से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सका होगा। जीप उलट जाती तो हमारा काम आसान हो जाता, मगर टायर ब्रेस्ट होने के बाद वो लड़खड़ाती हुई खेत में घुस कर रुक गई थी और उन लोगों ने यकीनन जीप से उतरकर पोजीशनें संभालनी थी। बूमा ने बताया था कि उनके साथ 4 मुहाफिज होंगे, मगर फायरिंग से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दारा, किम और चीफ आंग भी मुसल्ला थे और वो भी फायरिंग करने में शरीक थे। मैंने इधर उधर देखा और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ कुछ आगे निकल गया। 2 साए पौधों में एक तरफ दौड़ते हुए नजर आए तो मैंने फायर खोल दिया। वो दोनों मुहाफिज थे जो चीखते हुए ढेर हो गए। मैं दौड़ता हुआ कुछ और आगे निकल गया। टीले पर से बूमा और जानकी वगैरह भी फायरिंग कर रही थी। फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 5 मिनट तक जारी रहा और फिर मैं अचानक ही अपने अकब में फायरिंग की आवाज़ सुनकर चौंक गया। हमारे हरीफों में से किसी को इस तरफ जाने का मौका मिल गया था और उसने हमारी जीप पर फायरिंग शुरू कर दी थी। मैं चीखता उस तरफ दौड़ा। जानकी भी मेरे पीछे लपकी। हमारी जीप पर से हुफा ने भी फायरिंग का जवाब देना शुरू कर दिया था और फिर एक चीख की आवाज़ सुनकर मैं रुक गया। जीप पर हमला करने वाला मुहाफिज हुफा की गोलियों का निशाना बन गया था और फिर मेरी नज़रों ने एक और खौफनाक मंजर देखा। थाई जीप से उतरकर हुफा के बच्चे को सीने से चिमटाए एक तरफ दौड़ रही थी। जीप पर हमला होने के बाद वो अपने आप को और बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी थी, मगर उसने जो रास्ता इख्तियार किया था वो गलत था। वो बदहवासी में उसी तरफ दौड़ रही थी जिस तरफ दारा और उसके साथी घात लगाए हुए थे। थाई रुक जाओ, मैं चीखता हुआ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन थाई ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और वो दौड़ती चली गई। उसके सीने से लिपटा हुआ बच्चा बुरी तरह रो रहा था। सोनिया भी थाई को देखकर उस तरफ दौड़ पड़ी और फिर सामने से फायरिंग का रुख बदल गया। अब गोलियों का रुख थाई की तरफ था। थाई मुड़कर दूसरी तरफ दौड़ने लगी और फिर दूसरे ही लम्हे फजा उसकी चीखों से गूंज उठी। लातादाद गोलियां उसकी पूंछ और टांगों में पेवस्त हो गई और वो लड़खड़ाते हुए मुंह के बल गिरी। बच्चा उसके नीचे दब गया था। सोनिया ने मुखालिफ समत में फायर खोल दिया था। मैं दौड़ता उस जगह पहुंच गया जहां थाई गिरी थी। वो पौधों में मुंह के बल पड़ी थी। बच्चा उसके नीचे दबा रो रहा था। इसी दौरान मैं उफा भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई।
मैंने थाई को सहारा देकर सीधा कर दिया। उफा ने जल्दी से बच्चे को उठा लिया। उसे कोई गजीन नहीं पहुंचा था। थाई का जिस्म गोलियों से छिलनी हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ सांस अभी बाकी थे। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। थाई थाई आंखें खोलो। मैं उसका गाल थपथपाने लगा। थाई ने आंखें खोल दी। फुजदान उसके होंठ कपा रहे थे। अब अपना ख्याल रखना। वो इससे ज्यादा कुछ ना कह सकी। होंठ खामोश हो गए और आंखें बंद होने लगी। उसका सर ढुलक गया। कई साल पहले उसने बैंकॉक में दारा जैसे खूनी भेड़ियों से बचाकर मुझे नई जिंदगी दी थी, और आज उसने मेरी गोद में दम तोड़ दिया था। मैं चीख उठा। करीब बैठी उफा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने थाई का सर आहिस्तेगी से जमीन पर टिका दिया और राइफल थाम कर उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त बाईं तरफ बहुत दूर किसी गाड़ी की रोशनियां दिखाई दी। मेरे ख्याल में वो भी मुआवजों की जीप होगी। मैं उस जीप की परवाह किए बगैर राइफल उठाए उस तरफ दौड़ा जिस तरफ से थाई पर फायरिंग की गई थी। मैं अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ सड़क पार करके सामने वाले खेत में घुस गया। वहां खड़ी हुई जीप के हेडलैम्प्स अभी तक रोशन थे और उसी रोशनी में दो सहायक खेतों में भागते हुए नजर आए। उनमें एक किम था और दूसरा दारा। मेरा खून खोल उठा। दारा आगे था और किम पीछे। मैंने उसे बाड़ पर रख लिया। किम लड़खड़ा कर गिरा। उसके जिस्म में इतने सुराख हो गए थे कि गिनना मुश्किल हो जाता। दारा काफी आगे निकल चुका था और फिर नीचे गिरकर गायब हो गया। मैं दौड़ता उस जगह पहुंच गया। सामने एक गहरा खड़ था। दारा गोली खाकर उस खड़ में गिरा था। मैं उसके पीछे खड़ में छलांग लगाना चाहता था कि आने वाली जीप से फायरिंग शुरू होगी। वो जीप अगरचे अभी काफी दूर थी, लेकिन फायरिंग खोलकर उन्होंने शरीके जंग होने का ऐलान कर दिया था और वो जीप किसी भी लम्हे हमारे सर पर पहुंच सकती थी। वजदान भागो अपनी जीप की तरफ जल्दी। बूमा की चीखती हुई आवाज सुनकर मैं जैसे होश में आ गया। दूसरे ही लम्हे मुड़कर तेजी से दौड़ता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां थाई की लाश पड़ी थी। तुम लोग जीप तक पहुंचो, मैं उन्हें रोकता हूँ, बूमा चीखा। मैं थाई की लाश को कंधे पर उठाकर अपनी जीप की तरफ दौड़ने लगा। उफा, सोनिया और जानकी पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। उफा ने बच्चे को सोनिया के हवाले करके ड्राइविंग सीट पर बैठते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने थाई की लाश को सीटों के दरमियान फर्श पर डाल दिया और राइफल संभाल कर वापस दौड़ा। बूमा एक जगह पौधों में पोजीशन लिए बैठा था। मैं भी उसके करीब ही बैठ गया और आगे आती हुई जीप की तरफ देखने लगा जो अभी तकरीबन 200 गज दूर थी। पहली जीप के 3 मुहाफिज मारे जा चुके थे। किम मेरे हाथों खत्म हो गया था। दारा गोली खाकर खड़ में गिरा था, जिसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वो जिंदा है या खत्म हो गया। चीफ अंग कहीं छुप गया था और जिंदा बच जाने वाला चौथा मुहाफिज इक्का दुक्का फायर कर रहा था, जबकि हमने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। वो जीप सड़क पर ऐन हमारे सामने रुक गई। फासला 50 गज से ज्यादा नहीं था। उस जीप में कई मुहाफिज थे जो जीप रुकते ही छलांग लगाकर उतर आए थे। 2-3 मुहाफिज खेत में खड़ी हुई उस जीप की तरफ दौड़े जिसके हेडलैम्प्स अब भी रोशन थे। क्या ख्याल है बूमा? मैंने सरगोशी की। हमें उस जीप के सिर्फ टायर बेकार करने हैं ताकि ये हमारा पीछा ना कर सके। बूमा ने भी सरगोशी में जवाब दिया। अगर उनमें से कोई हमारी किसी गोरी का निशाना बन जाता है तो उसकी किस्मत। मैं अगले पहिए को निशाना बनाऊंगा और तुम पिछले को। रेडी? 1 2 3। हम दोनों ने बैक वक्त फायर खोल दिया। 2 धमाकों के साथ 2 चीखें भी सुनाई दी। उसके साथ ही हमने उठकर अपनी जीप की तरफ दौड़ लगा दी। सड़क पर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन हम पौधों में दौड़ते हुए अपनी जीप के करीब पहुंच गए। उफा जीप को हरकत में ला चुकी थी। हम दौड़ते हुए जीप के पिछले हिस्से पर सवार हो गए। उसके साथ ही जीप को जोरदार झटका लगा और वो पथरीले रास्ते पर उछलती हुई तेजी से दौड़ने लगी। ये रास्ता निस्बतन तंग और गैर हमवार था। तारीकी में ऐसे रास्ते पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता था, लेकिन उफा ना सिर्फ माहिर ड्राइवर साबित हुई बल्कि ये रास्ता भी देखा वाला था और वो नशेबो फराज से वाकिफ थी, इसलिए किसी हादसे के बगैर सफर जारी रखने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं सीटों के दरमियान थाई की लाश के पास बैठा था और मेरी आंखों से आंसू रवां थे। थाई के साथ रहते हुए कई साल गुजर गए थे, लेकिन आज तक ये फैसला नहीं कर पाया था कि मेरे और उसके बीच इस्तवार रिश्ते को क्या नाम दिया जाए। और मुझे अब बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मेरा तो सब कुछ वही थी। महबूबा, माँ बाप, मेरे लिए सब कुछ वही थी जो अब नहीं रही थी। मैं एक बार फिर अपने अंदर वही करब और दुख महसूस करने लगा जो माँ बाप की मौत के वक्त मेरे अंदर छाके थे। मेरा सर झुका हुआ था। जानकी मेरे सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। थाई की मौत का सदमा उसके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त था। बुम्मा ने मुझे पकड़कर सीट पर बिठा दिया। हिम्मत से काम लो मेरे दोस्त, वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला। थाई ने एक नेक मकसद के लिए जान दी है। वो कई साल से तुम्हारे साथ बदी के खिलाफ बरसरे पैकार थी। वो मरी नहीं, हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगी। और मेरा ये बेटा, उसने सोनिया की गोद में बच्चे की तरफ इशारा किया। थाई ने अपनी जान देकर इसे बचा लिया। मैं वादा करता हूँ कि ये बच्चा बड़ा होकर थाई के मिशन को जारी रखेगा। हम कहीं भी होंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं थाई के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बुमा की बातें मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा साबित हुई। मैं अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। हम किस तरफ जा रहे हैं? मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा। मशरकी घाट पर, बुमा ने जवाब दिया, जो तकरीबन 13 मील के फासले पर है। अब दुआ ये करनी है कि हमारे बारे में पहले से वहाँ कोई इतला ना पहुंच चुकी हो।
वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, वैसे हो सकता है कि वो हमारी मंजिल के बारे में सही अंदाजा ना लगा सके। क्यों, वो लोग गांबड़ हैं क्या? तुमने बताया था कि ये रास्ता मेकांग के घाट की तरफ जाता है, उन्हें अंदाजा लगाने में क्या दुश्वारी पेश आ सकती है? मैंने कहा। कुछ आगे जाकर थोड़े थोड़े फासले पर 2-3 रास्ते निकलते हैं, बूमा ने बताया। एक रास्ता खोराट के हेडक्वार्टर की तरफ जाता है, एक हमारी बस्ती की तरफ और एक रास्ता जुनूब की तरफ भी जाता है। मेकांग के घाट का वो इसलिए नहीं सोच सकेंगे कि वहां मशीन गन नस्ब है। जनरल खोराट के हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाले रास्ते का ख्याल भी वो मुस्तरद कर देंगे। जुनूबी रास्ता रह जाता है, हो सकता है उसे आगे से ब्लॉक करने की कोशिश की जाए, लेकिन जाहिर है हमें उस तरफ नहीं जाना, हम तो मेकांग के घाट की तरफ जा रहे हैं। वैसे रास्ते में हमें एक और बंदोबस्त भी करना होगा। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। रास्ते में बताऊंगा, बूमा ने कहा। तकरीबन 6 मील का फासला तय हो जाने के बाद बूमा ने जीप रुकवा ली। यहाँ से कुशादा रास्ता मशरक में दरियाए मेकांग के घाट की तरफ जा रहा था। उस सड़क के किनारे पर बिजली के खंभों की कतार थी और ऊपर बिजली के तार थे और नीचे टेलीफोन का तार था। टेलीफोन के तार के लिए अलग खंभे लगाने की बजाय बिजली के खंभों ही से काम लिया गया था। बूमा जीप से उतरकर किसी बंदर की तरह खंभे पर चढ़ गया। टांगों और एक हाथ से उसने खंभे को लपेट में ले रखा था और दूसरे हाथ से खंजर निकालकर टेलीफोन का तार काट दिया और नीचे आ गया। अब कम से कम टेलीफोन के जरिए गार्ड से राब्ता कायम नहीं हो सकता। वो जीप में ही बैठे हुए बोला। जीप एक बार फिर हरकत में आ गई। सड़क टीलानुमा पहाड़ियों में बल खाती हुई जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ पोस्ट के खेत थे। अगर ये कहा जाता कि गोल्डन ट्राइएंगल से दुनिया भर को हीरोइन और दीगर मनशियात सप्लाई की जाती है तो ये गलत नहीं था। सैकड़ों मुरब्बा मील पर मुश्तमिल इस इलाके में पोस्ट थी तो काश किया जाता था। यहाँ हीरोइन तैयार करने की कई फैक्ट्रियां थी जो 12 महीने काम में मसरूफ रहती थी। एक टीलानुमा पहाड़ी का मोड़ घूमते ही हुफा ने जीप रोक ली। उसने इंजन चलता छोड़ दिया और नीचे उतर आई। सामने नशे में काफी फासले पर चंद रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आई। वो मेकांग का घाट था। बूमा ने उन रोशनियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और अपनी जगह से उठकर ड्राइविंग सीट पर चला गया। मैं भी उसकी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया और जीप हरकत में आ गई। अब बूमा ने जीप के हेड लैंप्स भी रोशन कर लिए थे। उन रोशनियों तक पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लग गए। उस वक्त 1:30 बजने वाला था। सामने एक बहुत बड़ा शेड नजर आ रहा था जहां 4-5 बल्ब जल रहे थे। एक तरफ एक बड़ा काटेज था, उसके सामने भी तेज रोशनी वाला बल्ब चल रहा था। बूमा ने जीप उस काटी के तकरीबन 20 गज के फासले पर रोक ली और उसी वक्त 2 मुसल्ला मुहाफिज किसी तरफ से निकलकर सामने आ गए। बूमा ने इंजन बंद कर दिया और नीचे उतरकर उन मुहाफिजों की तरफ चलने लगा। हेलो बूमा, एक मुहाफिज ने उसे देखकर हैरत का मुजाहरा किया। तुम इस वक्त यहाँ? ओह, बूमा ने बारी बारी दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा। मैं भी जीप से उतरकर उनके करीब आ गया था। हम दोनों की राइफलें जीप ही में थी। ये मंसूबा हमने रास्ते ही में बना लिया था कि मुहाफिजों पर किस तरह काबू पाया जाएगा। इसका मतलब है कि तुम लोगों को इतला नहीं मिली? बूमा ने कहा। कैसी इतला? उनमें से एक ने सवालिया निगाहों से बूमा की तरफ देखा। वो इस घाट का इंचार्ज था। मेरा बच्चा बीमार है और यूनिट के डॉक्टर ने उसके इलाज से माजूरी जाहिर कर दी है, बूमा ने जवाब दिया। हम उसे लाउस लेकर जा रहे हैं। आज कश्ती आने वाली है ना? जनरल खुराट ने हमें जाने की इजाजत दे दी है। लगता है तुम्हें अभी तक हमारे बारे में इतला नहीं मिली, लेकिन तुम अगर चाहो तो टेलीफोन पर तस्दीक कर सकते हो। तस्दीक तो करनी ही पड़ेगी। मगर ये कौन है और जीप पर दूसरे लोग कौन है? इंचार्ज ने कहते हुए मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम्हें मालूम है हमारे इलाके में एक लिबर्टी तबाह कर दी गई है। जनरल खुराट खुद भी आया हुआ था। वो बहुत बरम है। उसने हमारी यूनिट के बहुत से गार्ड्स को तब्दील कर दिया है। ये लोग भी हेडक्वार्टर से आए हैं। उसने मेरी तरफ इशारा किया। इसके साथ 2 लेडीज गार्ड हैं। ये लोग मुझे छोड़कर वापस चले जाएंगे। मैं उन लेडीज गार्ड से भी मिलना चाहूंगा, इंचार्ज ने कहा। लड़कियों का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी भर आया था। ये लोग रात यहीं रहेंगे, बूमा ने कहा। तुम पहले फोन कर लो, फिर इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। इंचार्ज सारी लाता हुआ काटेज की तरफ चल पड़ा। दूसरा गार्ड भी उसके साथ ही था। मैं और बूमा भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। काटे में दाखिल होकर बूमा ने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। इंचार्ज ने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर क्रैडल टैप करने लगा। क्या गड़बड़ है? लाइन डेड हो रही है। वो मेज के पीछे झुककर फोन के तारों को झटके देने लगा। मैंने और बूमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों ने अपने अपने खंजर निकाले और चीते की तरह उन पर झपट पड़े। इंचार्ज को बूमा ने संभाली और दूसरे मुहाफिज को मैंने उस मुहाफिज को पुश्त की तरफ से दबोचा था। मेरा एक हाथ उसके मुंह पर जम गया और दूसरे हाथ में पकड़ा वो खंजर ठीक दिल के मुकाम पर सीने में पेवस्त कर दिया। मुहाफिज बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन मैंने उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो बेहिसू हरकत नहीं हो गया। उसे आहिस्तगी से जमीन पर डालकर मैंने उसके सीने में से खंजर निकालकर उसके लिबास से साफ किया। बूमा भी अपने शिकार से निमट चुका था। हम दोनों बाहर आ गए। बूमा ने कमरे से निकलने से पहले बत्ती बुझा दी थी और फिर दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया था। सोनिया और जानकी भी जीप से उतर आई। हम लोग शेड के दूसरी तरफ आ गए। वहां 2 गार्ड्स कुर्सियों पर बैठे सिगरेट के कश लगाते हुए गप्पे हाँक रहे थे। उन्होंने जीप की आवाज सुनी होगी और फिर इंचार्ज से हमारी बातों की आवाज भी सुनी होगी, लेकिन अपनी जगह से उठना जरूरी नहीं समझा था। शायद आधी रात के वक्त जीप की आमद उनके लिए गैर मामूली बात नहीं थी।
उनसे कुछ फासले पर कंक्रीट के एक चबूतरे पर भारी मशीन गन रखी हुई थी। उसमें गोलियों का बेल्ट भी लगा हुआ था। मशीन गन का रुख दरिया की तरफ था। चबूतरे पर एक शेड भी बना हुआ था। इन दो मुआवजों में से एक बूमा का शनासा निकला, लेकिन उनमें से किसी को हम पर शुबा नहीं हुआ। बूमा ने बातों ही बातों में उनसे उगलवा लिया कि उनके दो साथी कांटे के पिछले कमरे में सो रहे हैं। बूमा ने सोनिया और जानकी को इशारा किया, वो कांटे की तरफ चली गई। शेड में बैठे उन दोनों मुआवजों पर काबू पाने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, लेकिन हमने उनका खून नहीं बहाया। उनके हाथ पुष्ट पर बांधकर दरिया में फेंक दिया कि मछलियों का कुछ भला हो जाएगा। और फिर अचानक फायर की आवाज सुनकर हम सब उछल पड़े। हम दोनों ही बैक वक्त कांटे की तरफ दौड़े थे। और फिर इंकिशाफ बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि कांटे के उस कमरे में एक मुआविज को तो जानकी और सोनिया ने ठिकाने लगा दिया था और दूसरा भाग निकला था और फायरिंग उसी ने की थी। वैदान, बूमा ने कहा, तुम घाट पर पहुंचो, वहां कोई ना कोई कश्ती जरूर मौजूद होगी, मैं इन लोगों को लेकर आता हूँ। मैं शेड की दूसरी तरफ घाट की तरफ दौड़ता चला गया। बूमा का ख्याल दुरुस्त निकला। दरिया के किनारे पर कंक्रीट के प्लेटफॉर्म के साथ एक कश्ती मौजूद थी जिसमें कम से कम 8 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। मैं कश्ती के बारे में इत्मीनान करके वापस दौड़ा, लेकिन यकायक मशीन गन वाले चबूतरे की तरफ मुड़ गया। वो भारी मशीन गन दरिया में लुढ़काने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं एक बार फिर जीप की तरफ दौड़ा और फिर ठिठक कर रुक गया। सामने टीलों पर किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां नजर आ रही थी। वो यकीनन मुआवजों की जीप थी जो तेजी से इसी तरफ आ रही थी। फासला 3 फरलांग से ज्यादा नहीं था। दाईं तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। बुम्मा जिंदा बच जाने वाले मुआफिज को फायरिंग के जोर पर दौड़ाता रहा और दूर तक ले गया। फिर उसके दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। तुम लोग घाट की तरफ चलो, जल्दी करो, मैंने सोनिया वगैरह से कहा। उफा ने बच्चे को गोद में उठा लिया। दूसरे हाथ में उसने अपना बैग पकड़ लिया। सोनिया और जानकी ने भी अपने बैग और राइफलें उठाकर उसके पीछे दौड़ लगा दी। मैं जीप के पिछले हिस्से पर चढ़ गया और थाई की लाश को उठाने की कोशिश करने लगा। थाई को जब मैं दारा वाले काठी से उठाकर लाया था तो बहुत हल्की फुल्की थी, लेकिन बेजान होकर उसका वजन बढ़ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से उसके जिस्म को उठा सका था। इसी दौरान में भी बूमा मेरे करीब पहुंच गया। भागो, जल्दी करो, वो चीखा। मैंने शेड की तरफ दौड़ लगा दी। बूमा मेरे साथ साथ दौड़ रहा था। जीप तेजी से फासला समेटती हुई आगे बढ़ रही थी। सोनिया न सिर्फ कश्ती के चबूतरे से बंधी हुई रस्सी खोल चुकी थी, बल्कि उसने बच्चे को सोनिया के हवाले करके इंजन भी स्टार्ट कर दिया था। कश्ती होले होले हिल रही थी, जिस वजह से थाई की लाश को कश्ती में डालने में खासी दुश्वारी पेश आई थी। जीप की आवाज अब वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। मेरे फौरन बाद बूमा ने भी कश्ती पर छलांग लगा दी। जीप के रुकने की आवाज सुनाई दी और फिर ठीक उसी लम्हे कश्ती का इंजन बंद हो गया। ये क्या हुआ? इंजन स्टार्ट करो, बूमा चीखा। उफा ने 1-2 मरतबा बटन दबाया। इंजन खांस कर रह गया। मैं और जान की राइफलें संभाल कर बैठ गए। बूमा ने उफा को कंधे से पकड़कर इंजन के सामने से हटा दिया। उफा ने उसकी राइफल पकड़कर हमारे साथ पोजीशन ले ली। बूमा ने 2 मरतबा स्टार्टर दबाया, लेकिन हर मरतबा इंजन खांस कर खामोश हो गया। हमारी हालत अजीब थी। तेज और ठंडी हवा के बावजूद मेरी कमीज पसीने से भीगने लगी। मुआफिज जीप से उतर चुके थे। वो जीप यकीनन हमारी जीप के पास रुकी थी और गार्ड से इस जगह का फासला 150 गज से ज्यादा नहीं था। दौड़ते हुए मुआफिजों की कदमों की आवाज मेरे दिल और दिमाग पर धमक सी पैदा कर रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और दौड़ते हुए कदमों की वो आवाजें उससे भी ज्यादा तेजी से हमारे करीब आ रही थी। मौत अपनी पूरी हशर सामानियों के साथ हमारी तरफ बढ़ रही थी और बीच का फासला लम्हा बलम्हा कम होता जा रहा था। दौड़ते हुए कदमों की वो आवाजें रुक गई जो मौत का पैगाम लेकर हमारी तरफ बढ़ रही थी। फजा पर एकदम सन्नाटा छा गया और ये सकूत मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मेरी उंगली राइफल के ट्रैगर पर थी और नजरें किसी एक मरकज पर टिकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें मौत के उन हरकारों की तलाश थी जो अचानक ही किसी जगह रुक गए थे या शायद घात लगाकर आवाज पैदा किए बगैर हम पर झपटने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैंने एक मरतबा गर्दन घुमाकर बूमा की तरफ देखा। वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर बोट का इंजन हर मरतबा खांस कर रह जाता। जानकी और हुफा भी अपनी राइफलें संभाले किसी एक्शन के लिए तैयार बैठी थी। मैं एक बार फिर शेड की तरफ देखने लगा, जहां लकड़ी की कुछ खाली पेटियां बेतरतीबी से बिखरी हुई थी, लेकिन उन पेटियों के आसपास कोई तहरीक नजर नहीं आई। बूमा की बड़बड़ाहट सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। वो स्टार्टर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश तर्क करके नायलॉन की वो डोरी अपने हाथ पर लपेट रहा था, जिसे खींचकर मोटर के पंखे को हरकत में लाया जा सकता था। उसने एक जोरदार झटके से डोरी को अपनी तरफ खींचा। इस तरह पहली ही कोशिश में इंजन स्टार्ट हो गया और फिर ठीक उसी लम्हे मैंने ऊपर शेड में लकड़ी की एक पेटी को बहुत आहिस्तगी से आगे सिरकते हुए देखा। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो लोग पेटियों की आड़ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फायर! मैं चीखा और उसके साथ ही ट्रैगर दबा दिया। जानकी और हुफा की राइफलें भी गोलियां उगलने लगी। चार्ज! प्लेटफॉर्म की तरफ से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। 4 मुआफिज लकड़ी की उन खाली पेटियों के पीछे से निकलकर सामने आ गए और सब मशीन गन्नों से फायर करते हुए हमारी तरफ दौड़े। हमारी और पेटियों के दरमियान तकरीबन 50 गज का फासला था। हमें ये एडवांटेज हासिल था कि हमारी कश्ती अंधेरे में थी, जबकि शेड में बल्ब जल रहे थे और वो सब रोशनी में थे।
वो 4 गनमैन थे जो हमारी तरफ दौड़े थे, मगर उनमें से 2 को तो चंद कदम आगे बढ़ना भी नसीब नहीं हुआ था। वो चीखते हुए वहीं ढेर हो गए। दूसरों ने अपने साथियों को ये अंजाम देखा तो वो पनाह की तलाश में दाएं बाएं दौड़े। बुमा को कश्ती का रुख मोड़ने में 1 सेकंड लगा और फिर दूसरे ही लम्हे कश्ती मेंढक की तरह उछल कर आगे बढ़ी। कई गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई या आसपास पानी में गिरी थी। उन 2 मुआवजों के मारे जाने के बाद शेड की तरफ से एक लम्हे को फायरिंग रुक गई थी, लेकिन उस चबूतरे की तरफ से बदस्तूर फायरिंग हो रही थी, जिस पर कुछ देर पहले तक भारी मशीन गन नस्ब थी। इस तरह 2 मुहाफिज थे जो गालबन मशीन गन पर कब्जा करने के लिए ही उस तरफ पहुंचे थे, लेकिन मशीन गन वहां ना पाकर उन्होंने अपनी राइफलों से ही फायर खोल दिया था। बुमा ने अक्लमंदी ये की थी कि कश्ती को खुले दरिया में लाने की बजाय किनारे के साथ साथ दौड़ा रहा था। इस तरह उसे ऊंची झाड़ियों की आड़ मिल गई थी और हम उनकी नजरों से ओझल थे। वो महज हमारी फायरिंग और बोट के इंजन की आवाज पर फायरिंग कर रहे थे और उनका एमुनेशन जाया ही जा रहा था। हम किनारे के साथ साथ गार्ड से काफी दूर निकल गए। हमने फायरिंग रोक दी, लेकिन हमारी उंगलियां अब भी अपनी अपनी राइफलों के ट्रैगर पर थी। सोनिया अब तक बच्चे को गोद में समेटे ऊंधी बैठी हुई थी, लेकिन अब वो भी सीधी हुई। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। सोनिया ने ऊफा से राइफल लेकर बच्चे को उसके हवाले कर दिया। ऊफा जरा पीछे हटकर कश्ती के किनारे से टेक लगाकर बैठ गई और एक तरफ से ब्लाउज ऊपर खींचने लगी। चंद सेकंड बाद बच्चे का रोना बंद हो गया। गार्ड की तरफ से भी फायरिंग बंद हो गई। बूमा कश्ती को अब भी किनारे के करीब ही रखे हुए था। मैं घूमकर बूमा की तरफ देखने लगा। कश्ती में तेल कितना है, ये हमें कहां तक पहुंचा सकती है, मैंने पूछा। टैंक भरा हुआ है, बूमा ने डायल की तरफ देखते हुए कहा। यह दरअसल पेट्रोलिंग बोट है। तेल का टैंक हर वक्त फुल रखा जाता है और तुम कश्ती के एतराफ में ऊपर लगे हुए राड देख रहे हो। इनके साथ लाइट मशीन गनें फिट कर दी जाती हैं। ये हमें कहां तक पहुंचा सकती है, मैंने अपने सवाल का दूसरा हिस्सा दोहराया। टैंक फुल है, 40-50 मील तक तो निकल ही जाएंगे, बूमा ने जवाब दिया। वो मजीद कुछ कहना चाहता था, मगर यकायक खामोश हो गए। एक हाथ कान के करीब रखकर ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। क्या हुआ, मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये आवाज सुन रही हो, वो बड़बड़ाया। मैंने भी एक हाथ कान के करीब रख लिया और कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। बूमा ने गलत नहीं कहा था। फजा में गुर्र गुर्र की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बहुत दूर की आवाज थी। बूमा ने बोट का इंजन बंद कर दिया। खामोशी होते ही वो आवाज कुछ वाज़ेह हो गई। हम जिस तरफ से आ रहे थे, तेज हवा का रुख भी उसी तरफ से था। गोया वो आवाज हवा के दोष पर हमारा ताकुब कर रही थी। जानते हो ये आवाज कैसी है, बूमा ने कहते हुए बोट के इंजन का स्टार्टर दबा दिया। इस मरतबा पहले ही कोशिश में इंजन स्टार्ट हो गया। किसी गाड़ी के इंजन की आवाज है, मैंने जवाब दिया। वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। बूमा के लहजे में तशवीश थी। दरिया के किनारे के साथ साथ सड़क है जहाँ मुआवजों की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं। वो इस सड़क पर हमारे पीछे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। पेट्रोलिंग गाड़ियों पर वायरलेस भी होते हैं, जिनका राब्ता बराह रास्त हेडक्वार्टर से होता है, और मुझे शुबा है कि अगर उन्होंने वायरलेस पर इतला दे दी तो सामने से कोई और पेट्रोलिंग गाड़ियां ना आ जाए या आगे से किसी गार्ड से कोई पेट्रोलिंग बोट तैयार में ना आ जाए। लेकिन ये गाड़ी तो ट्राई एंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ से आई थी, जिस तरफ से हम आए थे। हो सकता है उस पर वायरस ना हुआ और अभी तक हमारे बारे में किसी और जगह इतला ना दी गई हो। मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो? बूमा ने उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। अगर हम इस पेट्रोलिंग जीप से बचकर निकल भी गए तो ये लोग किसी दूसरी जगह पहुंचकर हमारे बारे में इतला दे देंगे और उस वक्त हमें गिरने की कोशिश की गई तो हमारे लिए बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्यों ना इस जीप का किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। मैं समझा नहीं, बूमा ने मुझे घूरा। कश्ती किसी ऐसी जगह रोको जहां से हम आसानी से किनारे पर पहुंच सके, मैंने कहा। हम सड़क पर छुपकर जीप का इंतजार करेंगे और समझ गया, बूमा ने मेरी बात काट दी। वो सोच भी नहीं सकेंगे कि उन्हें इस तरह रोका जा सकता है। हमारे बारे में तो वो यही सोच रहे होंगे कि फरार हो रहे हैं और कहीं रुकने की हमाकत नहीं कर सकते। समझदार आदमी हो, मैं मुस्कुरा दिया। अब जल्दी से कोई ऐसी जगह तलाश कर लो। बूमा किनारे की तरफ देखने लगा। झाड़ियों और दरख्तों की शाखें पानी पर झुकी हुई थी। एक जगह गैप देखकर बूमा ने इंजन बंद कर दिया। इसी दौरान में कश्ती कुछ आगे निकल चुकी थी। वो कश्ती को घुमाकर उसी गैप में ले आए और रस्सी के साथ बंधा हुआ कुंडा दरख्त की एक झुकी हुई शाख में फंसा दिया। जानकी, सोनिया, मैंने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों यहीं बैठो। जरूरी नहीं कि हर महाज पर हमें कामयाबी मिलती रहे, बाजी पलट भी सकती है। तुम लोग पीछे रहकर हमारी मदद कर सकती हो। मैं और बूमा अपनी जगह से उठ गए। ऊफा ने फौरन ही बूमा की सीट संभाली। बच्चा सो गया था और उसकी गोद में था। झाड़ियों के दरमियान में एक तंग सा रास्ता था जो किनारे पर ऊपर तक चला गया था। रास्ते पर फिसलन थी, मगर हम दरख्तों की झुकी हुई शाखों का सहारा लेते हुए ऊपर पहुंच गए। फजा में गाड़ी के इंजन की आवाज नुमाया हो गई, मगर अभी तक वो गाड़ी बहुत दूर थी। सड़क दरिया के किनारे से तकरीबन 25-30 फुट आगे थी। मैं और बूमा एक दूसरे से 20 गज के फासले पर झाड़ियों में बैठ गए और गाड़ी का इंतजार करने लगे। 2 मिनट बाद गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई दी। फासला 200 गज से कम नहीं था। मैं अपनी जगह पर पोजीशन लेकर बैठ गया। मेरी नजरें रोशनी पर जमी हुई थी। जीप की रफ्तार खासी तेज थी और रोशनियां ऊपर नीचे उछल रही थी। फासला
तेजी से कम हो रहा था। बुम्मा मुझसे तकरीबन 20 गज पहले था। जीप जैसे ही उसके सामने पहुंची उसने फायर खोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज के साथ 2 इंसानी चीखें भी सुनाई दी थी। जीप पर सवार मुआविजों को इस किस्म की किसी सूरत की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। 2 मुआविज बुम्मा की गोलियों का निशाना बन गए थे, दूसरे शायद सूरत को नहीं समझ सके थे। जीप तेजी से आगे आ रही थी और फिर वो जैसे ही मेरे सामने पहुंची मैंने राइफल का ट्रैकर दबा दिया। राइफल से निकलने वाली लातादाद गोलियों में से एक ने ड्राइवर की खोपड़ी उड़ा दी। वो एक तरफ लुढ़क गया और तेज रफ्तार जीप शुतर बेमहार की तरह पथरीले रास्ते पर लहराती हुई दरिया की तरफ मुड़ गई और गुंजान झाड़ियों को कुचलती हुई कलाबादी खाकर दरिया में जा गिरी। जीप के झाड़ियों में घुसने से पहले एक आदमी चीखता हुआ भी गिरा था, मगर हम उसे देखने के लिए रुके नहीं थे। हम उस ढुलान पर रास्ते पर फिसलते हुए कश्ती में पहुंच गए। बुम्मा ने दरख्त की शाख में फंसा हुआ रस्सी का आंकड़ा खींच लिया। इसी दौरान में उफा बड़ी फुर्ती से उठकर दूसरी जगह पर चली गई। बुम्मा ने इंजन स्टार्ट किया और कश्ती का रुख बदल कर उसे हरकत में ले आया। जीप हमसे तकरीबन 30 गज आगे दरिया में गिरी थी और अभी तक पूरी तरह डूबी नहीं थी। एक मुआविज शायद जिंदा बच गया था और वो डूबती हुई जीप से 8-10 फुट के फासले पर पानी में हाथ पैर मार रहा था। उसे शायद तैरना नहीं आता था। वो बुरी तरह चीख रहा था। बुम्मा कश्ती को उसके करीब से निकाल ले गया। उसके बाद भी दरिया के वश में आने की कोशिश नहीं की गई। बुम्मा ने कश्ती को किनारे के करीब ही रखा था। 10 मिनट बाद ही एक और आवाज ने हम सब को बुरी तरह चौंका दिया। वो हेलीकॉप्टर के परों की आवाज थी। हम सब ऊपर देखने लगे लेकिन कॉप्टर नजर नहीं आया। बुम्मा कश्ती को कुछ और किनारे की तरफ ले गया। 2 मिनट बाद कॉप्टर खुशकी की तरफ से दरख्तों के पीछे से नमूदार हुआ और हमारे ऊपर से होता हुआ दरिया की गहराई की तरफ चला गया। हम कॉप्टर को दूर जाते हुए देखने लगे। कॉप्टर एक तवील चक्कर काट कर वापस आ रहा था।